हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताए थे। वहां पर आपको बताया था कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो किस चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है अगर उसको चेंज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। और अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट मिला देंगे तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, बट इक्विलिब्रियम थोड़ा सा जल्दी अचीव हो जाता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने शुरू में बताया था कि इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक जब हमने पढ़े थे तब बताया था, राइट। तो इक्विलिब्रियम किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है उसके लिए आपको इक्वेशन बताया था, वॉन ऑफ इक्वेशन। वॉन ऑफ की इक्वेशन क्या था? ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, राइट। तो ये क्या है? वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो K1 है वो T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K2 है वो T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच था वो क्या था? एंथैल्पी। अब एंथैल्पी होता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसको प्रोसीड होने के लिए एनर्जी की या हीट की या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो हीट को लूज करती है। अब कैसे? कि सपोज आप पानी को गर्म करके वेपर में चेंज कर रहे हैं, वाटर लिक्विड को वाटर वेपर में चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट देनी पड़ेगी। या तो आप गैस पर उसको गर्म कीजिए या सनलाइट में रखिए या फिर आप रूम में भी रखेंगे तो क्या होगा? रूम में जो भी एनर्जी होगी, हीट होगी, उसको एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन होती है? ऐसी रिएक्शन जो प्रोसीड होने के लिए टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, वो क्या होती है? या हीट को एब्जॉर्ब करती है, टेम्परेचर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होती है? ऐसी रिएक्शन जो उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको हीट की फॉर्म में लूज कर देती है। पहली बात तो एंडोथर्मिक क्या होगा? जो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, राइट। हीट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, या तो टेम्परेचर की फॉर्म में देना पड़ेगा, राइट। तो हीट आपको देना पड़ेगा। जैसे हमने उसको गर्म किया तो हीट दिया, तो वो क्या हुआ? एंडोथर्मिक। वाटर को गर्म करने के लिए आपने हीट दिया तो रिएक्शन क्या हुआ? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होगा? जो हीट का लॉस करता है, उसके अंदर से जो एनर्जी है उसको हीट की फॉर्म में लॉस करता है। अब हीट क्या होगा? हीट क्या होता है कि अगर एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है तो उसको हीट बोलते हैं। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंपल से इतना समझ लीजिए कि अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो आप हीट दे रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी चीज में से हीट निकल रही है तो वो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। कैसे? जैसे हमने जनरली घर में हम जब दिवाली के टाइम में व्हाइट वॉश करते हैं तो बहुत सी बार पहले घरों में क्या होता था? चूने से यहाँ पे पुताई करते थे, व्हाइट वॉश करते थे। तो उसमें जब चूने में पानी डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, तो क्या होता है? वहां से गरम गरम फ्यूम्स निकलती है, ठीक है, स्टीम बाहर निकलती है। तो स्टीम क्या कर रही है? उसके अंदर जो एनर्जी उसको हीट की फॉर्म में बाहर लूज कर रही है, तो वो रिएक्शन क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। तो सिंपल से हम बात करें कि सपोज कोई रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो सपोज ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है बी। अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये क्या करेगा? हीट को लूज करेगा। जैसे वाटर जब ठंडा होता है तो आपने वाटर को गर्म किया, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। तो वो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें से क्या करता है? कुछ हीट को लूज कर देता है। तो वहां पर ये आपके पास गर्म वाटर था, यहाँ पे ठंडा पानी बचा, इसके साथ आपको क्या मिलेगा? कुछ अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। तो यहाँ पे इसके पास जो हीट थी वो क्या कर दी? इसने लूज कर दी। तो यहाँ पे जब ए से बी बना तो ए में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल गई, राइट। तो ये क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब इस हीट को, सपोज ये क्यू है, क्यू हीट है, राइट। अब इस हीट को हम एंथैल्पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एंथैल्पी की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम लिखा जाता है डेल्टा एच, ठीक है। ये होता क्या है एग्जैक्टली? डेल्टा एच क्यों लिख रहे हैं वो आप थर्मोडायनेमिक्स में इजीली समझेंगे,
बट अभी आप इतना समझ लीजिए डेल्टा एच क्या है, इसके पास कुछ एनर्जी है, इसका कुछ एनर्जी है, उनका डिफरेंस क्या है डेल्टा एच। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को लूज किया, हीट की फॉर्म में लूज किया, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, इसके पास एनर्जी कम थी। तो अगर आप यहाँ पे ये होगा एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। तो अगर आप यहाँ पे इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का डिफरेंस लें, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, प्रोडक्ट का जो एनर्जी था माइनस रिएक्टेंट का जो एनर्जी है, वो भी एनर्जी हम एंथैल्पी की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हालांकि अभी इसमें आपको फंसना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, अभी आप सीधा सीधा इसको समझिएगा कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो सपोज इसके पास 100 जूल की एनर्जी थी, राइट, इसने कुछ एनर्जी लूज कर दी, तो सपोज इसने 20 जूल का एनर्जी लूज किया, तो इसके पास कितना बचा 80 जूल, राइट। अब जब आप एंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो 80 माइनस 100 तो कितना बचेगा -20, तो यहाँ पे डेल्टा एच कितना होगा -20। ठीक है, अब क्या समझे कि यहाँ पे जो हीट था वो क्या था +20, यहाँ पे कितना मिला आपको -20, तो जो यहाँ हीट का जो साइन था उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो गया यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो एक्सोथर्मिक का एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे प्लस में होगा वो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये 80 में से आपने 100 को माइनस किया तो कितना बचा -20, तो इसे आप क्या बोलेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का जो एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच, वो कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव। ठीक है, अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सपोज सी से डी बन रहा है, डी कुछ हीट को यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका इनिशियल एनर्जी था 70 जूल, 30 जूल हीट इसने एब्जॉर्ब किया, तो अभी कितना हो जाएगा टोटल 100 जूल। क्लियर, आप इस हीट को अगर उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा -30, ऐसे भी लिख सकते हैं। सी से क्या बन गया, डी बन गया, प्लस माइनस कुछ हीट यहां पर लूज, सॉरी इसमें से कुछ हीट अगर कम कर देंगे तो वो इसकी हीट के बराबर होगा। तो ये कितना था 70 जूल, ये कितना है 100 जूल, और ये कितना है 30 जूल। ठीक है, एक ही बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस यहाँ पे 70 जूल एनर्जी था, आपने इसको कुछ हीट दिया 30 जूल, तो यहाँ पे जो डी बना उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी 100 जूल। अब एंडोथर्मिक हो गया मींस आप यहाँ पे सी क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगेन एंथैल्पी चेंज की आप बात करें, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना 100 माइनस रिएक्टेंट का कितना 70, तो ये कितना बचेगा 30 जूल। तो यहाँ पर जो हीट का साइन होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो डेल्टा एच कितना होगा, यहाँ पे हीट का साइन क्या था माइनस, तो ये कितना होगा -30, तो आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बचता है +30, राइट। तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंथैल्पी चेंज कैसा होगा वहां पर, पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंथैल्पी चेंज कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कहीं पर भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका डेल्टा एच हमेशा ही पॉजिटिव होगा, और कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो लिख लीजिए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। यही बात हम एंडोथर्मिक के लिए बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, दोनों चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वैसे बहुत मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे एक्सो था तो इसने कुछ हीट लूज किया, राइट, इसको जो भी हीट का यहाँ पे जो साइन होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको एक्सोथर्मिक का एंथैल्पी चेंज का साइन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ हीट हमने प्लस कर रखा था, अगर हमने इसको प्रोडक्ट के साइड भेजा तो क्या हुआ, माइनस साइन हुआ। माइनस को आप क्या करोगे, वापस फर्दर माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो आपको एंथैल्पी चेंज का साइन मिल जाएगा।
किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ऐसे ही निकाला जाता है। एंथैल्पी सिंपली क्या है, हीट का एक्सचेंज ही आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप धीरे जब थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे तब इसको बेटर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये अभी इस टाइम पर हम केवल इतना समझ रहे हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो भी हीट लूज हो रही होगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन के एंथैल्पी का साइन मिल जाएगा, राइट। चलिए बच्चों, तो देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरीके से के का वेरिएशन होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको कौन सा रिएक्शन बताया, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो अगर कोई सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर जो एंथैल्पी का ग्राफ दिया जाता है कैसा होता है, एंथैल्पी का विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि ग्राफ कुछ इस तरह का यहां पर बनता है, ठीक है। यहां पर अगर ये रिएक्टेंट है तो यहां पर कौन होगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का एनर्जी कम था, एंथैल्पी कम था, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उसका एनर्जी एंथैल्पी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ है, हम आगे काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पर अब आप पूछें कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में ये अभी के लिए आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी इतना सा बता दें, किसी भी रिएक्शन में कंप्लीट होने के लिए, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो इतना एनर्जी कम से कम यहाँ पर जब रिएक्टेंट के पास होगा तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हालांकि अभी आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए इसके बारे में कि एग्जैक्टली क्या है, अभी हम यहाँ पे सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी था, उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब किया तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से जब आप रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से आपने रिएक्टेंट का एंथैल्पी माइनस किया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना ही है, तो ये डिफरेंस कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा ना, तो इसलिए तो डेल्टा एच कैसा हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे वॉल्ट ऑफ इक्वेशन लिया था क्या था, log K2 अपॉन K1 डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। अब ये चीजें इसमें क्या क्या है, K1 है T1 टेम्परेचर पर, K2 है यहाँ पर T2 टेम्परेचर पर। डेल्टा H कैसा होगा यहाँ पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो K पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, सीधा सीधा सोचें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट है। हीट आप किसके थ्रू दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर या टेम्परेचर कम करके हीट को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, सपोज आप वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो पहले आप 50 डिग्री पे गर्म कर रहे थे, अब आप 100 डिग्री पे गर्म करना शुरू कर दिया, उसको ज्यादा हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा के आप उसको हीट ज्यादा दे रहे हैं। तो टेम्परेचर के बेसिस पर हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम किसी भी रिएक्शन में बात करें, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो के का वैल्यू क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो, ठीक है। अब सपोज आप वाटर को हीट कर रहे हैं, आपने उसको ज्यादा टेम्परेचर देकर हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो 50 डिग्री पे आपने सपोज कंटेनर को क्लोज कर रखा था, उसमें भी इक्विलिब्रियम आया एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो इसका मींस H2O लिक्विड से आप H2O वेपर की बात कर रहे हैं। तो जब आपने ज्यादा हीट दिया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बना तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो गया, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, इसका वैल्यू कम हो रहा है, तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। हम किसके रेस्पेक्ट में बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करती है, जिधर उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। अगर यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो इसका मींस क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए रिएक्शन को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक।
ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगी तो मींस प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है और रिएक्टेंट टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो वहां पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इनिशियल इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसमें इक्विलिब्रियम था, सपोज 50 डिग्री पे इक्विलिब्रियम था, तो उस पे कुछ प्रोडक्ट था कुछ रिएक्टेंट था। आपने टेम्परेचर को 100 डिग्री कर दिया, 100 डिग्री कर देंगे तो क्या होगा, वेपर ज्यादा बनेगा यानी प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा और वाटर कम हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, K1 क्या है, T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और K2 क्या है, T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, यहाँ पे T1 इनिशियल टेम्परेचर है और T2 फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, फाइनल टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है। अब डेल्टा एच पॉजिटिव है, आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा है तो अगर हम 1/T1 माइनस 1/T2 का डिफरेंस लें, T1 का वैल्यू क्या है, T2 से कम है, तो 1/T1 माइनस 1/T2, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। कैसे समझ में आया, इसको समझ लीजिए कि सपोज T1 आपके पास 300 है और T2 सपोज 600 है। T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा है ना, तो इनका डिफरेंस कैसा मिलेगा, 1/300 माइनस 1/600, तो इनका डिफरेंस कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। आप चाहें तो डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आपको पॉजिटिव मिला। अब यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन था क्या था, log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो डेल्टा एच कैसा है, ये पॉजिटिव। 1/T1 माइनस 1/T2 भी कैसा है, पॉजिटिव। कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो अगर ये पूरा टर्म पॉजिटिव है तो log K2/K1 का ये वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, log K2 माइनस log K1, log A माइनस अपन log B को log A माइनस log B लिख सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कैसा होगा, पॉजिटिव। इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मींस K2 का वैल्यू क्या होगा, K1 से ज्यादा होगा। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सपोज कोई रिएक्शन T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम पर थी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, आपने टेम्परेचर बढ़ाकर K2 उसका टेम्परेचर T2 कर दिया, तो उस हायर टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा वो इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो सीधा सीधा लॉजिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट थी, आपने वो हीट टेम्परेचर की फॉर्म में दे दी, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा, रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो नए इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, इसे नोट कीजिएगा। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो K2 का वैल्यू क्या होगा, K1 के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, इनिशियल के रिस्पेक्ट में। अगर आप टेम्परेचर को कम कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, वो भी देख लीजिए। इफ T2 इज लेस देन T1, जो फाइनल टेम्परेचर वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में अगर कम हो जाए, सपोज T2 आपने लिया 300 केल्विन, T1 था, या फिर सपोज T1 था आपका 300 केल्विन, T2 आपने कर दिया 100 केल्विन, राइट। तो क्या रिलेशन, सेम इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें, इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको डिफरेंस ले लेता हूं। तो सेम इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें, ये रिलेशन तो यही होगा 1/T1 माइनस 1/T2। T1 कितना है 300 माइनस T2 कितना है 1/100। तो 1/300 माइनस 1/100, इन दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव, राइट। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव थी, ये वाली टर्म अब कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल टर्म कैसा बचेगा, नेगेटिव। मींस log K2/K1, इनका जो रेशियो है log है वो वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। मींस log K2 माइनस log K1, इनका डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव, यानी K2 का वैल्यू K1 के रिस्पेक्ट में कम होगा। क्लियर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकलेगा,
इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, पॉइंट लिखिए, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, in endothermic reaction on increasing temperature the value of new equilibrium constant will be greater than previous equilibrium constant. Value of new equilibrium constant will be greater than previous equilibrium constant. if T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा यहाँ पे K2 का वैल्यू K1 से ज्यादा होगा, तो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इनिशियल के रिस्पेक्ट में कम होगा। और अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो वापस पॉइंट लिखिए, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, राइट। तो अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो फिर क्या होगा, जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू इनिशियल के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, राइट। तो ये हमने एंडोथर्मिक के रिस्पेक्ट में बात की है, क्लियर। यस, सेकंड हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो एनर्जी का लूज करती है, हीट को लूज करती है, तो वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन हीट को लूज कर रही है, तो सपोज ए से बी बन रहा है, इसने हीट को लूज किया, तो यहाँ पर जो इसका एनर्जी होगा वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम। तो कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, ऐसा ग्राफ मिलेगा, राइट। ये यहाँ पर रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, राइट। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहें तो वही क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका वैल्यू कम है, इसका अकॉर्डिंग देख लो, इसका वैल्यू कम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एंथैल्पी का, रिएक्टेंट की एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी उसको रिएक्शन में अगर आप कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक की हम बात करें तो एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक क्या होगा, वो अपने पास जो एनर्जी है उसको भी लूज करता जा रहा है, ठीक है, उसको अपने पास एनर्जी रखना ही नहीं है। बट अगर आप बाहर से टेम्परेचर दे रहे हो, उसको एनर्जी रखना नहीं है, उसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप उसको बाहर से टेम्परेचर दिए जा रहे हो, तो क्या वो उसके लिए फेवरेबल होगा, नहीं होगा। आप ऐसा समझिए कि सपोज आपको कुछ चीज ठंडी करनी है, अगर आपको कोई चीज ठंडी करनी है तो उसको आप क्या करोगे, ठंडे पानी में डालोगे या गर्म पानी में डालोगे। सपोज आपको दूध ठंडा करना है, बर्तन में बहुत सी बार हम घर में दूध ठंडा करते हैं, तो दूध को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, आप ठंडे पानी में रख देते हैं, उसके बर्तन को ठंडे पानी में रख देंगे या फिर गर्म पानी में रखेंगे। अगर आप उस बर्तन को गर्म पानी में रख देंगे तो क्या उसका कूलिंग हो पाएगा, मिल्क का, नहीं हो पाएगा। तो आप उसको क्या करेंगे, ठंडे पानी में रखेंगे ताकि वो इजिली जल्दी कूल हो जाए। तो वो रिएक्शन कैसी है, गर्म को ठंडा करना है तो वो अपना एनर्जी या हीट को लूज करेगा तभी तो ठंडा हो पाएगा, यानी वो प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो उसके लिए फेवरेबल है, बट अगर आप वहां पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसको गर्म पानी में रख देंगे तो कूलिंग वहां पर नहीं हो पाएगी इजिली, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि एक्सोथर्मिक को यहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, बट आप टेम्परेचर दिए जा रहे हो, तो क्या वो फेवरेबल होगा, नहीं, वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होगा। उसके लिए फेवरेबल क्या होगा कि आप वहां पे टेम्परेचर, प्रोसेस का टेम्परेचर क्या कर दें, रिएक्शन के कंटेनर का टेम्परेचर क्या कर दें, कम कर दें। तो अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, राइट। तो अगर ए से बी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, सॉरी बार बार आ रहा है, एक्सोथर्मिक है, तो इसको यहां से यहां पर जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी था, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो इतना एनर्जी क्या करती है, इसने लूज कर दिया, ठीक है। तो इसने लूज कर दिया, बट अगर आप बाहर से फिर भी टेम्परेचर देंगे इसको, तो इसको तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ना, तो ये इसका प्रोसेस क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, अगर एक डायरेक्शन एंडोथर्मिक होती है तो दूसरी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो अगर इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगी, इसमें एक्सोथर्मिक होती है। तो इक्विलिब्रियम में एक डायरेक्शन अगर एंडो होती है तो दूसरी डायरेक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक थी, बट अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इसका डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब इक्वेशन पे आते हैं, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू
डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है। तो डेल्टा एच कैसा है, यहाँ पर साइन कैसा है इसका, नेगेटिव। हम क्या करते हैं, T2 जो है वो बढ़ा देते हैं T1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सपोज हमने क्या किया, इनिशियल टेम्परेचर 300 था और फाइनल टेम्परेचर कितना कर दिया, 600 कर दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा आने वाला है आपको, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये डिफरेंस कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो log K2 अपॉन K1 इनका रेशियो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन सॉरी नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो log K2 माइनस log K1 का डिफरेंस भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मीन्स K2 का वैल्यू क्या है, K1 से छोटा है। तो हम क्या बोलेंगे, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग, ये साइन जो है वो मैं इंक्रीजिंग के लिए लिख रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। तो यहां पे हुआ क्या कि ये रिएक्शन था, इसमें K का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो B अपॉन है। तो आपने क्या किया, इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट जो बैकवर्ड डायरेक्शन थी वो कैसी थी, एंडो। तो अगर एक रिएक्शन एक डायरेक्शन एक्सो होती है तो दूसरी क्या होती है, एंडो होती है। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। बैकवर्ड में जाएगी तो बी का अमाउंट कम होगा और ए का बढ़ेगा। बी का अमाउंट कम हुआ, ए का बढ़ा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड में। अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे ये हम जो एंडो या एक्सो बोल रहे हैं वो ये वाली डायरेक्शन, अभी जो हमने ये लिखा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में लिखा है। जो एक्सोथर्मिक है वो हम किसको ले रहे हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड क्या होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर आप इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में। तो बी का वैल्यू कम होगा और ए का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी के का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो ये तो हमने क्या किया टेम्परेचर बढ़ाया तो के का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया है तो T2 का वैल्यू क्या किया आपने, T1 से कम कर दिया, यानी आपने गर्म दूध के बर्तन को ठंडे पानी में रख दिया तो उसका कूलिंग क्या होगा, जल्दी होगा, वो प्रोसेस के लिए फेवरेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो डेल्टा H कैसा है, ये नेगेटिव है। आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया है, तो 1/T1, T1 कितना है यहाँ पे, सपोज T1 मान लीजिए 300 था, आपने T2 कितना ले लिया, 100 ले लिया, तो 300 माइनस 1/100, तो इनका डिफरेंस भी कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो log K2 अपॉन K1 का रेशियो कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0। तो अगर ये पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, पॉजिटिव मिला तो इसका मीन्स log K2 अपॉन log K2 माइनस K1 इनका डिफरेंस भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो आप क्या बोल देंगे, K2 का वैल्यू क्या है, K1 से ज्यादा है। इसका मीन्स आप क्या बोलेंगे, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। क्लियर, तो दो सीधे सीधे पॉइंट है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अगर आप
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। और एंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो के का वैल्यू कम हो जाएगा। एक्सोथर्मिक जिसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपना एनर्जी भी लूज कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके के का वैल्यू कम हो जाएगा। और अगर एक्सो में आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो उसके के का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में ज्यादा मूव करना शुरू कर देगी, राइट। यस, चलिए गिवन है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। NOBr से NO प्लस हाफ Br2 बन रहा है, सभी कंपोनेंट गैसेस फॉर्म में। आपको Kp गिवन है 0.16, इफ P टोटल 0.17 एंड PBr2 means partial pressure of Br2 is 0.04, then calculate direction of reaction। yes, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे बताते हैं, आपको लास्ट लेक्चर बताया था जहां पर हमने एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था, राइट। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपने अगर रिवाइज किया होगा तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपको केपी दे रखा है, डायरेक्शन हमने आपको कैसे बताया था कि आप केपी और क्यूपी, अगर केसी गिवन है तो क्यूसी, और अगर केपी गिवन है तो क्यूपी, तो केपी और क्यूपी को कंपेयर करके आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तो वहां पर क्या था, फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर क्यू का वैल्यू के बराबर हो तो मीन्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी। अगर क्यू का वैल्यू के रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो इसका मीन्स क्यू का वैल्यू इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन मूव करेगी, यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर क्यू का वैल्यू के रेस्पेक्ट में कम होगा तो रिएक्शन कहां, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करती है, ठीक है। ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, होपफुली आपने रिवाइज किया होगा। तो हम पहले देख लें यहाँ पर NOBr से क्या बन रहा है, NO प्लस हाफ Br2, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला है टोटल प्रेशर कितना है 0.17, आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 दे रखा है, तो NOBr से जितना NO और Br2 बनेगा उनका रेशियो क्या होगा, 2:1 या 1:1/2, एक ही बात है, 2:1 के रेशियो में रहेगा। तो जितना प्रेशर ब्रोमीन का है उसके रेस्पेक्ट में डबल प्रेशर किसका होगा, NO का। आपको ब्रोमीन का प्रेशर गिवन है कितना, 0.04, तो अगर ये 0.04 है तो NO का कितना होगा, 0.08 होगा, क्लियर। अब आपको टोटल प्रेशर कितना गिवन है, 0.17, तो अगर टोटल प्रेशर 0.17 है, ये 0.08 है, ये 0.04 है, तो दोनों का मिला के कितना हुआ, 0.12, तो 0.12, तो ये कितना बचेगा, 0.17 माइनस 0.12 मीन्स 0.05 ATM, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे तीनों कंपोनेंट के प्रेशर पता है, तो अगर आप यहाँ पे क्यूपी निकालना चाहें तो क्यूपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2, जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में पुट कीजिए, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr, राइट। तो क्यूपी किसके बराबर होगा, NO का कितना है 0.08 इंटू Br2 का कितना है 0.04 पावर हाफ अपॉन 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 8/5, तो ये हो गया, इंटू 0.04 का रूट कितना होगा 0.2, तो ये कितना बचा 1.6 अपॉन 5 मीन्स 0.32, राइट। तो यहाँ पर आपको एक क्यूपी का वैल्यू मिला, केपी का वैल्यू आपको गिवन था, तो ये क्यूपी का वैल्यू है, ये केपी का वैल्यू है, तो क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी। तो अगर क्यूपी का वैल्यू केपी से ज्यादा होता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्यूपी का वैल्यू ज्यादा होने का मीन्स क्या है, क्यूपी क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। तो क्यूपी का वैल्यू ज्यादा होने का मीन्स क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। सो क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी, इट मीन्स रिएक्शन moves in backward direction। कब तक मूव करेगा रिएक्शन, जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको रिएक्शन ए से बन रहा है बी, दोनों ही कंपोनेंट गैसियस हैं, केपी आपको गिवन है 4, और बोला है कि यहां पर इनिशियली ए का और बी का पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है 2 atm एंड 1 atm, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैस एट इक्विलिब्रियम।
तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो गिवन प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। आपको बोला था केपी या केसी देने का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर आएगी तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर केपी है तो मींस हम पार्शियल प्रेशर का रेशियो लेंगे। तो अभी तो पहले चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, क्यूपी और केपी के बेसिस पर। तो इस रिएक्शन का क्यूपी निकाल लें। इस रिएक्शन का क्यूपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का रेशियो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 2, तो ये कितना मिला आपको 0.5। तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं बराबर है। तो क्यूपी का वैल्यू क्या है, लेस देन केपी। तो अगर क्यूपी का वैल्यू केपी के रेस्पेक्ट में कम है तो क्यूपी का वैल्यू कम हुआ तो इसका मींस क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है, यानी जो प्रेशर यहाँ पर गिवन है वो इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। समझ पा रहे हैं कि अगर क्यूपी का वैल्यू कम है तो इसका मींस क्या है कि इस कंडीशन में जो प्रेशर है रिएक्टेंट का वो ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए रिएक्शन कहां लाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर क्यूपी का वैल्यू केपी के रेस्पेक्ट में कम होता है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर। अब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट का प्रेशर कुछ कम होगा और उससे कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अगर कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा तो वहां पे उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, ए से बन रहा है बी, तो यहां पे जो गिवन कंडीशन थी उसमें इसका प्रेशर कितना था 2 atm था और इसका कितना था 1 atm। अब जब ए से बी में ये क्लियर है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में क्यों आ रही है। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी तो ए का प्रेशर कम होगा और बी का बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 में से x atm प्रेशर कम हो रहा है। अब इसका रेशियो क्या है 1:1। तो अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल बनेगा। अगर यहाँ पर x atm प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कितना इंक्रीज होगा x atm, बिकॉज 1:1 का रेशियो है। तो जो मोल्स का रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा 1 + x। तो अगर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा तो दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर मिल सकता है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर है तो ये किसके बराबर होगा, केपी के बराबर। तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो केपी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना 1 + x और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 2 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालिए, 4 × 2 = 8 - 4x = 1 + x। तो मिल जाएगा कितना यहाँ पर 5x = 7। सो x = 7/5। x का वैल्यू मिला तो पार्शियल प्रेशर ऑफ a कितना होगा 2 - x मींस 2 - 7/5, यानी कितना 10 - 7 मींस 3/5 atm। 3/5 मींस कितना हुआ 0.6 atm। a का यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर प्रेशर होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ b कितना हुआ 1 + x। x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7/5, 1 + 7/5, 5 7 कितना 12/5 मींस कितना हो गया ये 2.4 atm। यानी इक्विलिब्रियम पर b का प्रेशर कितना होगा 2.4 atm। तो अब आप चेक कीजिए, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 2.4 अपॉन 0.6 से 4 आ रहा है क्या, यस 4 आ रहा है। मीन जब ये प्रेशर अचीव होगा तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन आपको दो इक्वेशन 2NO से N2 + O2 बन रहा है, उसका K1 गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड इक्वेशन गिवन है NO + ½ Br2, NOBr बन रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है K2 1.4। और आपको नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है ½ N2 + ½ O2 + ½ Br2, इससे NOBr बन रहा है, आपको K का वैल्यू बताना है। तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से इस इक्वेशन का आपको K बताना है। यस, जहां पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था वहां पे आपको बताया था कि अगर आप डिफरेंट रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके K का वैल्यू क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये एग्जांपल आपको दिया था, A से बना B, B से बना C, C से बना D। तो अगर आपको A से B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है
तो इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, तो यहाँ पे K क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3, राइट। ये आपको बताया भी था कैसे आएगा। K1 क्या होगा B अपॉन A, K2 क्या होगा C अपॉन B और K3 क्या होगा D अपॉन C। तो यहाँ पर K का वैल्यू कितना मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, B अपॉन A। तो इन तीनों की हेल्प से B अपॉन A कब, सॉरी A से D बन रहा है, तो ये क्या होगा D अपॉन A। तो इन तीनों की हेल्प से D अपॉन A कब मिलेगा, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, B अपॉन A इंटू C अपॉन B इंटू D अपॉन C। C से C, B से B कैंसिल आउट, तो D अपॉन A बचा, राइट। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को ऐड कर दें तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे भी आप नोट कर दीजिएगा। सपोज A से बन रहा है B, C से बन रहा है B एंड D से बन रहा है C। आपको यहाँ पे A से D का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, A से D का। तो A से बनाना है आपको D, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, तो यहाँ पर A तो यहाँ पर है, यहाँ पे हमने क्या किया था, तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया था, राइट। तो जहां पे एडिशन होगा वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें A यहाँ पर है तो इसको तो ऐड करेंगे, बट C को यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। अगर C को ऐड कर दिया तो यहाँ पर B कैंसिल आउट नहीं होगा, तो B को कैंसिल आउट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, हमें इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन ले कि ये फाइनल इक्वेशन बन जाए। तो अगर मुझे यहाँ पे B को कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि A तो मुझे यहाँ पर ही रखना है। अब B को कैंसिल आउट करना है तो B क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, इसलिए मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे D को उधर भेजना है, बिकॉज यहाँ D कहाँ है, प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे इधर से मुझे D को उधर भेजना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे B माइनस में, यहाँ B प्लस में, तो B कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर C माइनस में है, यहाँ पर भी C माइनस में, दोनों ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड आ गया, तो ये इक्वेशन मिल गया। अब हमने क्या किया, इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया। माइनस करने का मीनिंग क्या हुआ, माइनस करने का मीनिंग क्या हुआ, हमने रिएक्शन को ही इन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, A से B K1, B से C, अगर C से B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 था तो B से C का कितना होगा, 1/K2, राइट। C से D का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर D से C का K3 था तो C से D का क्या होगा, 1/K3, राइट। अब आप चाहे तो इनको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दोगे तो B से B, C से C, A से D ये बन गया। तो इनको ऐड करने पर K1 इंटू 1/K2 इंटू 1/K3, ठीक है, ये रिलेशन मिला। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको आप क्या बोल देंगे, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर कोई रिएक्शन आप सब्ट्रैक्ट करें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। या अगर इनमें रिलेशन देखना चाहें तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन मिलेगा, K इक्वल टू K1/K2 इंटू K3, K1/K2 इंटू K3। जहां पे माइनस साइन आ रहा है वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको इन्वर्ट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी इन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए इजी रहेगा। अब हमें इस इक्वेशन की बात करनी है, दो इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनानी है। तो अगर इन दो इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनानी है तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन होगा। तो आपको NOBR फाइनल रिएक्शन में NOBR चाहिए, NOBR यहाँ पर है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, यानी ये एस लेना है, ठीक है। अब हाफ N2 चाहिए, हाफ O2 चाहिए, हाफ Br2 चाहिए। हाफ Br2 तो यहाँ से मिला, बट N2 और O2 यहाँ पर प्रोडक्ट साइड है और वो भी कितना है, 1। आपको कितना रिक्वायर्ड है, हाफ। तो अगर आपको रिएक्शन को उधर से इधर लाना है, इन कंपोनेंट को इधर से इधर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्वर्ट भी करना पड़ेगा और माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मीन्स क्या है, इन्वर्ट करना। तो हम पहले रिएक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, फिर रिलेशन देख लेते हैं। तो इन्वर्ट किया तो क्या बना, हाफ N2 प्लस हाफ O2 NO, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो NO बचा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1/K1, यानी 1/4 × 10⁻30, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, तो जिस भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो कोफिशिएंट कहां चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर k1 का पावर कितना होगा, माइनस हाफ से तो मल्टीप्लाई किया था, तो फाइनली ये कितना बचेगा, 1/√k1। ठीक है, तो 1/√k1 का वैल्यू कितना, 1/4 इंटू 10⁻30 मीन्स ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 10⁻15। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन क्या है, NO प्लस हाफ Br2 क्या बना, NOBr। अब इन इक्वेशन की हेल्प से आपको फाइनल इक्वेशन बनानी है, हाफ N2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ Br2 क्या बना रहा है, NOBr। तो यहाँ पे NO से NO कैंसिल आउट कर दो, अब इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए। ठीक है, तो जब आप प्लस करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस इक्वेशन का आप कितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, 1/√k1। तो यहाँ पे इसका k कितना होगा, 1/√k1 इंटू k2। 1/√k1 का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू 10⁻15 और k2 का वैल्यू कितना है, 1.4। तो ये कितना बचा, 0.7 इंटू 10⁻⁻15। ये फाइनल इक्वेशन का आपको k मिल जाएगा। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको तीन इक्वेशन गिवन है, ए और बी की रिएक्शन से सीओडी बन रहा है, उसका k1 गिवन है 2000 केल्विन पर 4। सेकंड इक्वेशन गिवन है 2c से बन रहा है 2a प्लस e, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है k2 2000 केल्विन पर 5 इंटू 10⁻15। और थर्ड इक्वेशन गिवन है 2d प्लस e, इससे बना है 2b, k3 इसका गिवन है 1000 केल्विन पर 2 इंटू 10⁻16। तो आपको पूछा गया है कि जो थर्ड रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए होपफुली आपने ट्राई किया होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि दो इक्वेशन दे रखी है और ये तीन इक्वेशन दे रखी है, तो अभी हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से इस इक्वेशन का k निकालने का। अब आप बोलेंगे k तो ऑलरेडी दे रखा है, बट यहाँ पर ये दो इक्वेशन का k 2000 केल्विन पर दे रखा है, इसका k 1000 केल्विन पर दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों की हेल्प से इस इक्वेशन का k 2000 केल्विन पे निकालता हूं। ठीक है, अब अगर आपको k मिल गया तो आपको क्या बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो k का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो k का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो k का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो k का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो k को कंपेयर करके, सेम टेम्परेचर पर k को कंपेयर करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि k का वैल्यू, टेम्परेचर यहाँ पे 2000 केल्विन था, यहाँ पे 1000 केल्विन, तो 2000 से 1000 केल्विन करने पर, टेम्परेचर कम करने पर k का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ। ठीक है, समझिए कैसे करना है सॉल्व। कि आपको गिवन इक्वेशन a प्लस b से बना c प्लस d, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है k1। सेकंड 2c से बन रहा है, क्या बन रहा है, 2a प्लस e, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है k2। ये कितने पर है, 2000 पर, ये भी कितना पर है, 2000 केल्विन पर। राइट, अब मैं ये जो थर्ड इक्वेशन है 2d प्लस e से क्या बना, 2b, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहता हूं इन दोनों की हेल्प से। तो अगर मैं 2000 केल्विन वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से निकालूंगा तो k3 भी कितने पे मिलेगा, 2000 केल्विन पे। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगी, फाइनल इक्वेशन बन जाए। क्या चाहिए आपको, 2d, d कहां पर है, यहां पर, तो इधर है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 है तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद e कहां पर है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जिस कोएफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई किया है वो कोएफिशिएंट कहां चला जाएगा, यहाँ पे पावर में चला जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, रिएक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करें पहले कि हम रिएक्शन को ही इन्वर्ट कर देते हैं, तो रिलेशन क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2a 2b 2c 2d, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इन्वर्ट, 2c प्लस 2d इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/k1। ठीक है, सॉरी
तो ये क्या होगा, K1 का पावर -2, -2 से ही तो मल्टीप्लाई किया था हमने, राइट। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -2 -2 -2 -2, तो इसको इन्वर्ट कर दिया तो ये रिएक्शन इन्वर्ट हो गई, इसकी पावर में -2 था तो ये कितना बन जाएगा 1/K1², राइट। तो रिएक्शन को इन्वर्ट करते हैं तो K इन्वर्ट हो जाता है और जो भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में चला जाएगा। इतना क्लियर। यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 2A प्लस E कितना 2C के बराबर। अब यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, K2 का पावर -1, तो क्या होगा 1/K2 हो जाएगा। अब इन दोनों की हेल्प से थर्ड इक्वेशन बना ले। थर्ड इक्वेशन क्या है 2D प्लस E 2B। 2D कहां पर है, यहां पर है तो इसको करेंगे प्लस, राइट। E कहां पर है, यहां पर है तो इसको भी करेंगे प्लस, तो 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा, 2C से 2C कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों को प्लस किया तो प्लस करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है मल्टीप्लाई। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये वाला। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा है, ये वाला। तो क्या होगा 1/K2 इंटू 1/K1²। K2 का वैल्यू कितना है 1/5 इंटू 10⁻15 इंटू K1²। K1 कितना है 16, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 10⁻15 या 10⁻⁻16/8। तो K3 मिला एट 2000 केल्विन। अब K3 2000 केल्विन पे इतना था, बट 1000 केल्विन पर इतना है, यानी 2000 केल्विन के रेस्पेक्ट में 1000 केल्विन पर K का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी 2000 की जगह अगर आपने टेम्परेचर 1000 केल्विन कर दिया तो K का वैल्यू बढ़ गया। तो K का वैल्यू बढ़ने का मींस क्या बता रहा है, रिएक्शन कैसी रही होगी, एंडोथर्मिक रही होगी। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको इन एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर उस पर रिएक्शन हो रही है। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑन एनालिसिस शो दैट 33.33% ऑफ एसिड इज एस्टरिफाइड, देन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन आपको गिवन है एसिटिक एसिड एक्वस प्लस इथेनॉल एक्वस से बन रहा है, ईस्टर एक्वस प्लस वाटर एक्वस बन रहा है। आपको गिवन है T = 0 पर इनिशियली 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है एंड 1 मोल ऑफ वाटर है। ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है 33% ऑफ एसिड क्या हो रहा है, ईस्टर में चेंज हो रहा है। तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो पहले तो चेंज की बात करें, इनिशियली ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, वाटर भी, तीनों प्रेजेंट है। अब जब एसिड का अल्कोहल ईस्टर में कन्वर्जन होगा तो कितना हो रहा है 33%। 1 का 33% कितना होता है 1/3, तो 1 में से 1/3 कम होगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या है 1:1 का रेशियो है। तो अगर इसमें से 1 में से 1/3 कम हुआ है तो यहाँ पे भी कितना होगा 1/3 कम होगा। ठीक है। अब ये 1:1 का रेशियो है तो यहाँ से 1/3 कम हो रहा है तो यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा 1/3 मोल। यहाँ पर वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट था 1 मोल, 1 मोल ऑलरेडी था प्लस 1/3 मोल और बन गया तो कितना हो गया 4/3 मोल। यहाँ पर ये कितना बचा 2/3 मोल एंड 2/3 मोल। ठीक है। तो ये मिल गया आपको इक्विलिब्रियम पर इतने इतने मोल्स इनके प्रेजेंट होंगे। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। ठीक है। अब आप याद कीजिए आपको बताया था कि दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस इक्विलिब्रियम में सबका फिजिकल स्टेट क्या होता है सिमिलर। यहाँ पे ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में, सबका फिजिकल स्टेट क्या होगा सिमिलर। और एक बताता है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम होता है जिसमें फिजिकल स्टेट क्या होता है किसी भी एक कंपोनेंट का अगर डिफरेंट आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। और आपको एक पॉइंट और बताया था कि अगर हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम आपको गिवन है तो उसमें प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 लिया जाता है। बट क्या यहाँ पर ये वाटर प्योर फॉर्म में होगा क्या ये वाटर यहाँ पर प्योर फॉर्म में होगा? क्या इस वाटर का हम यहाँ पे एक्टिव मास 1 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये सब क्या है मिक्सअप है, एक दूसरे में घुले हुए हैं, मिले हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट प्योर फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे हम किसी का भी एक्टिव मास 1 नहीं ले सकते। ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन होता है ये एक्वस है, ये एक्वस है, एक्वस है, ये वाटर की जगह लिक्विड लिख देता है। ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
सभी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है तो सभी एक दूसरे में मिक्सअप रहेंगे, यहाँ पे सेपरेट होने वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है। हेटेरोजेनस कंडीशन होगी तो ही आप प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना चाहें, क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ईस्टर इंटू एक्टिव मास ऑफ वाटर अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड इंटू एक्टिव मास ऑफ इथेनॉल, राइट। सबके मोल्स पता है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक्टिव मास मिलेगा। ईस्टर का वो मोल्स कितना है, 1/3, वॉल्यूम से डिवाइड किया V इंटू 4/3, वॉल्यूम से डिवाइड किया V। वॉल्यूम से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है ना, ये तो मोल्स है। जब आप यहाँ पे Kc या Kp निकालते हैं तो वहां एक्टिव मास क्या होता है, तो मोलैरिटी या पार्शियल प्रेशर। तो मोल से मोलैरिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम हो। तो 1/3 1/3V 4/3V अपॉन 2/3V इंटू 2/3V। तो V से V तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 2 से 4 सॉरी ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर 1 आंसर मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आज तक इतना ही काफी है। जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनको आप फिर से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर जो भी आपके डाउट बनते हैं वो बिल्कुल आप बार बार पूछिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछिए, बट डाउट डिस्कस कीजिए, चाहे आप आपस में डिस्कस करें या रेस्पेक्टिव फैकल्टी से। अगर फिजिकल में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए या डाउट पूछिए, बट आपके सारे डाउट क्लियर होने जरूरी है। बिकॉज अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही काफी है। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।